नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो गुस्सा दिखाया, जो गाली दी और जिस तरह से वो बिफरे, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। एक सामान्य कारण तो ये बताया जा रहा है कि उनके अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है कि उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई उनके कहे पर प्रश्न चिन्ह लगाए, उनसे कोई सवाल करे। और फिर राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे उन्हें चुनौती दे दी कि आइए दो दो हाथ हो जाए, कर लीजिए मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आमने सामने की बहस। ये इसकी वजह से वो तिलमिला गए, और ख़ास तौर पर इसलिए तिलमिला गए कि राहुल गांधी और गांधी परिवार से वो ज़बरदस्त नफरत करते हैं। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद, सरकार के तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, तमाम दुष्प्रचारों के बावजूद राहुल गांधी का कद लगातार बढ़ता गया है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और अब सामने खड़े होकर उंगली दिखाकर पूरे सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, दूसरे जो तमाम खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हैं, उन सबको वो प्रश्नांकित करते रहते हैं और ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं तथ्यों के साथ, हवा में नहीं, कि उनके जवाब सत्तारूढ़ दल के पास होते नहीं हैं। जिस तरह का स्पीच उन्होंने दिया एसआईआर पर, इलेक्शन कमीशन की धांधली पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर, वो अपने आप में सत्तारूढ़ दल को हिलाने के लिए बहुत काफ़ी था। और इसीलिए चाह कर भी, तमाम कोशिशें करके भी अमित शाह उनका जवाब नहीं दे पाए। ये पूरे देश ने महसूस किया कि राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाए थे, जो सुधार सुझाए थे, जो बिल्कुल माकूल थे, मुफीद थे, ज़रूरी थे, उनके बारे में अमित शाह कुछ कह नहीं सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खैर मैदान छोड़कर ही भाग गए, उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ बोला ही नहीं, लेकिन अमित शाह भी जवाब नहीं दे पाए। तो ये एक वाजिब कारण सबको समझ में आता है कि ये तिलमिलाहट, ये गुस्सा क्यों था। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि एक कारण और लोग बताते हैं इसके पीछे कि अमित शाह का जो पूरा चरित्र है, जो उनकी शख्सियत है, वो इसी तरह की है। वो गुस्सेबाज हैं और हर तरह के वैध अवैध तरीक़ों से वो अपने शत्रुओं को निपटाने के आदी रहे हैं। तो जब एक संसदीय प्रक्रिया में एक शत्रु सामने खड़ा हो जिसको वो निपटा नहीं पा रहे हों, वो हर तरह से नाकाम हो चुके हों, तो वो खीज, वो तिलमिलाहट वो निकल कर आई उनके जवाब में। ये उनका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन है जो लोग देते हैं। लेकिन कुछ और कारण हैं जिन पर अब बातें हो रही हैं कि ये केवल जो गुस्सा वहाँ उनका निकला है, वो केवल राहुल गांधी के प्रश्न खड़े करने और चुनौती देने से नहीं निकला है, बल्कि जो पार्टी और सरकार में उनकी अपनी स्थिति बनती जा रही है, उसकी वजह से भी वो अंदर ही अंदर बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं और कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे थे। होता है ना कि बाहर दफ्तर में आपका झगड़ा होता है और घर में जाकर आप फिर घर वालों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। कमोबेश अमित शाह कुछ इसी तरह का कर रहे थे। अब ये गुस्सा किन वजहों से हो सकता है? पार्टी और संगठन में और सरकार में ऐसा क्या घटित हो रहा है जिसकी वजह से अमित शाह अंदर ही अंदर परेशान हैं? इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। मैं एक एक करके कारणों पर आता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये महसूस किया जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं कि सरकार में उनकी हैसियत जो नंबर 2 की थी, अब वो नंबर 2 की हैसियत नहीं रह गई है। उन्हें तीसरे और चौथे नंबर पर रखा जा रहा है और उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही है जिसकी महत्वाकांक्षा वो पाले हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद वही सर्वे सर्वा हैं, वही उत्तराधिकारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विरासत उन्हीं को मिलेगी, यानी वही प्रधानमंत्री भी बनेंगे।
लेकिन जब इस तरह का कुछ होता है तो जो भी दावेदार होता है वो अंदर से विचलित हो जाता है, और ये विचलन अमित शाह में पैदा हो गया है। कुछ चुनावों में खासतौर पर ये माना जा रहा है कि स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनका स्थान चौथे नंबर पर चला गया है, जबकि वो दूसरे नंबर पे होते थे, और ये जो नीचे गिरना है उनका वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद राजनाथ सिंह, फिर योगी आदित्यनाथ, फिर उनका नाम आए तो ये उन्हें सहन नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात ये, और योगी आदित्यनाथ का तो नाम इसलिए भी सहन नहीं होगा क्योंकि वो मानते हैं कि वही उनके प्रतिद्वंदी हैं, वही जो प्रधानमंत्री की होड़ में सबसे ज़्यादा ताकतवर प्रतिद्वंदी उनके वही हैं, और उनको निपटाने की कोशिश में वो हमेशा लगे रहते हैं। तो इस वजह से, और फिर जो चुनावी प्रबंधन है, जो कि सबसे बड़ी ताकत है अमित शाह की, कि चाहे वो छल बल जिस भी तरीके से है वो चुनाव का प्रबंधन करते हैं, और चूंकि अक्सर जीत भी जाते हैं इसलिए वो एक तरह के पार्टी के लिए चाणक्य जैसे बने हुए हैं। उनको गोदी मीडिया भी चाणक्य ही कहता है, हालांकि चाणक्य ना तो कोई चाणक्य कभी था और ना ही ये चाणक्य जैसी इनकी हैसियत है, उनका कद है, अगर हम अप्रामाणिक चाणक्य के उस दायरे में रखकर सोचें तो भी। बहरहाल, तो उनको उनकी भूमिका को थोड़ा सा सीमित किया गया है, और जो दूसरे जैसे धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, संतोष नाम के जीव है एक, वो इस तरह के लोगों को अब ज़्यादा भूमिकाएं दी जा रही हैं, ख़ास तौर से जो आर्थिक मैनेजमेंट है उसमें, और अमित शाह को राजनीतिक प्रबंधन तक सीमित कर दिया गया है। ये उन्हें लग रहा है कि उनके प्रभाव को और उनकी शक्ति को कमज़ोर किया जा रहा है, और ये उन्हें धीरे धीरे हाशिए पर धकेलने की कोशिश तो नहीं हो रही है, ये भाव उनके अंदर पैदा हो रहा है। तो एक खींच की एक बड़ी वजह ये है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि वो आरएसएस को फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमित शाह का इस्तेमाल तो करना चाहता है, वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताते रहे हैं, उनकी वो जो उपयोगिता है वो तो वो चाहता है, लेकिन जो अमित शाह का पूरा व्यक्तित्व है वो उसे नहीं लगता है कि वो संघ उसे आगे के लिए प्रोजेक्ट करे, यानी भावी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करे। इसके बजाय वो योगी आदित्यनाथ को, देवेंद्र फडणवीस को, या ऐसे ही किसी चेहरे को ज़्यादा तरजीह दे रहा है, और आरएसएस की उपेक्षा करके अमित शाह अपना रास्ता हमवार नहीं बना सकते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलात होगी। तो आरएसएस के साथ उनके संबंध वैसे अच्छे नहीं हैं, और ये एक बड़ी अड़चन जो है वो उनको साल रही है, और ये संबंध लगातार बिगड़ते भी जा रहे हैं। मसलन महाराष्ट्र में अमित शाह जिस तरह से एकनाथ शिंदे की पीठ पर हाथ धरे हुए हैं, और एकनाथ शिंदे लगातार फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं, और फडणवीस आरएसएस के दुलारे हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होने के नाते भी आरएसएस के दुलारे हैं, और आरएसएस उन पर ज़्यादा भरोसा करता है क्योंकि वो नागपुर के भी है। तो फडणवीस को परेशानी हो, इससे नागपुर को परेशानी होती है, लेकिन फडणवीस के कद को कम करने के लिए अमित शाह शिंदे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तनाव की एक और वजह है जो आरएसएस और अमित शाह के संबंधों को बिगाड़ रही है, और ये भविष्य के लिए अमित शाह बहुत चतुर धूर्त किस्म के राजनीतिज्ञ हैं, तो ये इस चीज़ को वो समझते हैं कि आरएसएस उनका रास्ता कभी भी रोक सकता है, और इसके लिए उन्हें कुछ सोचकर चलना पड़ेगा। तो आरएसएस से संबंध खराब है। तीसरी बात यह है कि पार्टी के अंदर उन्हें कोई पसंद नहीं करता है। उन्हें झेलना तक तो ठीक है, क्योंकि वो चुनाव की पूरा प्रबंधन देखते हैं, तमाम तरह के उनके पास एजेंसीज हैं, गृह मंत्रालय में तमाम नेताओं की फाइलें होंगी, तमाम अधिकार हैं उनके पास,
और किसी का भी वो कुछ बिगाड़ सकते हैं, इस हैसियत में वो इस समय हैं। तो पार्टी में उनकी धौस है, उनका आतंक है, मैं कहना चाहूँगा। और लोग उनको उनके इस पूरे रूप को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, उन्हें झेलना पड़ता है। उनको झेलना पड़ेगा क्योंकि वो बॉस हैं। और इसलिए पार्टी के अंदर जो अलोकप्रियता है उनकी, ये अमित शाह को परेशान करती होगी कि उन्हें ये अंदाज़ा होगा कि अगर पार्टी मुझे पसंद नहीं कर रही है, आरएसएस मुझे पसंद नहीं कर रहा है, तो फिर जो मेरी महत्वाकांक्षा है कि मोदी को रिप्लेस मैं करूं, वो कैसे पूरा होगा। तो ये एक खिसियाहट और पार्टी के अंदर से सिग्नल आते होंगे। कई सिग्नल आते हैं, जैसे अभी एक सिग्नल ये आया कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस की भी पसंद हो सकते हैं और मोदी जी की भी पसंद हो सकते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि अमित शाह उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान भी आगे चलकर उनके लिए एक कंटेंडर बन सकते हैं। धीरे धीरे पार्टी के संगठन के अंदर उनकी जो पैठ बनी है, जो लोकप्रियता हुई है, वो भी धर्मेंद्र प्रधान को, बेशक आज की तारीख में धर्मेंद्र प्रधान उतने बड़े लीडर नहीं हैं कि वो इस हैसियत में आ गए हों कि अमित शाह को चैलेंज करें, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करें, लेकिन कभी भी कोई डार्क हॉर्स कुछ भी आगे के लोगों की बिसात को उलट सकता है। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और अमित शाह ये समझते हैं कि कब कौन सा घोड़ा दौड़ में आगे निकल जाएगा पता नहीं है। तो धर्मेंद्र प्रधान बेशक अभी उस तरह के दावेदार ना हो, लेकिन पार्टी के अंदर अमित शाह अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं जेपी नड्डा जैसा कोई एक ऐसा चापलूस चाटुकार किस्म का नेता हो जिसकी रीढ़ की हड्डी ना हो, जो मेरे कहने से उठे बैठे और तमाम निर्णय ले। धर्मेंद्र प्रधान हो सकता है ऐसे इसके लिए तैयार ना हो, या उन्हें इस तरह के निर्देश मिल रहे होंगे कि आप डट कर खड़े हो, और ये अमित शाह को पसंद नहीं आ रहा होगा। तो अमित शाह के हाथ से पार्टी भी निकल रही है, ये एक खिसियाहट उनके अंदर पैदा हो रही है। तो अब देखिए कि चारों तरफ से पार्टी की जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है उसमें उनका रोल सीमित किया जा रहा है। आरएसएस के साथ संबंध खराब है, पार्टी के अंदर वो लोकप्रिय हो रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष कोई और बन सकता है। और जो आखिरी सबसे बड़ा कारण है वो ये है, हालांकि इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और कम लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को 100% क्या विश्वास करते होंगे, क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि जो राजा होता है उसे सबसे ज़्यादा चिंता अपने भाइयों पर होती है, या अपने जो सबसे विश्वस्त होते हैं उन्हीं से खतरा पैदा हो सकता है। अमित शाह मोदी जी की हर अच्छी बुरी बात से वाकिफ़ है, उनके हर कर्म कुकर्म से वाकिफ़ हैं, और वो उनका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भली भांति जानते होंगे। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री मोदी ही धीरे धीरे उनके कद को छोटा कर रहे हों, उनको साइडलाइन कर रहे हों, ताकि वही उनके लिए खतरा ना बन जाए। ये तो बहुत साफ है कि मोदी 2029 में भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में रहना चाहते हैं। ये वो अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। यानी 2029 में भी अगर चुनाव होता है और बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री मोदी होंगे, और 2029 में जीतने का मतलब है 2034 तक फिर प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। और ये एक लंबा समय हो जाएगा अमित शाह जैसे जो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाले हुए उन लोगों के लिए। तो इस बीच में इस लंबी अवधि के लिए वो कोई जोखिम नहीं ले सकते, चाहे वो अमित शाह ही क्यों ना हो। तो नरेंद्र मोदी हर एक का कद छोटा कर रहे हैं। वो केवल
योगी को नहीं छोटा होते देखना चाहते। वो किसी राजनाथ सिंह तो खैर अगले साल 10 जुलाई को 75 साल के हो जाएंगे, तो आसानी से नरेंद्र मोदी उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजकर छुट्टी पा लेंगे, तो वो चुनौती जो होगी वो तो ख़त्म कर देंगे वो। लेकिन ये जो बाकी चुनौतियां हैं, इनके लिए भी उन्हें सावधान रहना पड़ेगा, ये उनके मन में होगा, और किसी को भी इस हद से आगे न बढ़ने दे कि वो कल को उनको रिप्लेस करने की हैसियत में आ जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये खेल चलेगा, और चाहे वो अमित शाह ही क्यों ना हो। अमित शाह अगर बतौर गृह मंत्री रहते हैं, उनके लिए कोई तकलीफ पैदा नहीं करते हैं, उनके लिए कोई चुनौती बनने की सोचते नहीं हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में बहुत सजग होंगे और बहुत चालाकी से अपनी गोटियां चल रहे होंगे कि अमित शाह कभी भी, और अमित शाह को वो बहुत भली भांति जानते होंगे गुजरात से ही, कि अमित शाह में कौन कौन सी फितरतें हैं, कौन कौन सी तिकड़में वो कर सकते हैं, कौन कौन से खेल वो रच सकते हैं, कौन कौन सी साजिशें वो कर सकते हैं। तो चूंकि वो उनसे वाकिफ़ हैं, तो उनकी उससे पैदा होने वाले ख़तरों से भी परिचित होंगे, और इसलिए अगर वो खुद जानबूझकर अमित शाह को थोड़ा किनारे कर रहे हो तो कोई हैरत की बात नहीं होगी, और अमित शाह को इसका एहसास भी हो गया होगा। तो ये 3-4 कारण ऐसे जुड़ते चले जा रहे हैं जो अमित शाह को बेकाबू कर रहे हैं। वो अपने आप को अनियंत्रित पा रहे हैं, वो असंतुलित होते जा रहे हैं, और ये उनके व्यवहार में झलक रहा है। और ये जो उनकी कुंठा भी कह लीजिए, या उनका आक्रोश भी कह लीजिए, कभी संसद सदन के अंदर गाली के रूप में देखने को मिलता है, तो कभी राहुल गांधी पर ये आक्रामक ढंग से बोलने के रूप में निकलता है। ये तमाम कारण हो सकते हैं, केवल एक कारण नहीं, राहुल गांधी, जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।